गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आवाज़ पहुंच रही? पहला टिश्यू हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर लिया है। एपिथेलियल टिश्यू पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसमें से एक फॉर्म है ग्लैंड्स के बारे में बात करनी है। ग्लैंड्स आपके कोर्स में दो ही प्रकार की ग्लैंड्स के बारे में बात किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि कितनी सेल्स पाई जाती हैं इसके आधार पर। तो जो ग्लैंड्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ दी सेल्स, द ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप। दो तरीके की होती हैं। ये दो तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि किसी भी ग्लैंड को बनाने के लिए उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, इसके आधार पर दो तरीके की ग्लैंड्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। इनमें से पहली ग्लैंड है यूनिसेल्यूलर ग्लैंड। यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, जाहिर सी बात है इसमें एक ही सेल होती है, सिंगल सेल फॉर्म्स द ग्लैंड। केवल इसमें एक ही सेल पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल है, इस प्रकार की ग्लैंड के एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो ये होती है, आपके शरीर के अंदर दो ग्लैंड्स हैं। एक तो गोबलेट सेल, गोबलेट सेल इट सेक्रीट्स म्यूकस। गोबलेट सेल्स दैट सेक्रीट द म्यूकस, ये एक सेल हो गई। और दूसरी सेल जो आपकी बॉडी में यूनिसेलुलर है, ग्लैंड जो है वो है पनिथ सेल्स। ये इंटेस्टाइन में होता है, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड सेक्रीट एंटीबैक्टीरियल जूस। फूड पार्टिकल्स के साथ आए हुए जो जर्म्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए एंटीबैक्टीरियल, एंटी जर्म जो है लिक्विड सेक्रेट करते हैं ये, जिनको हम पनिथ सेल कहते हैं। तो पनिथ सेल जो होती हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर में पाई जाती हैं, दीवार में। और दूसरी जो सेल्स होती हैं गोबलेट सेल्स, ये आपके श्वास नाल में पाई जाती हैं, ट्रैकिया में, आपके एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं। ठीक है, गोबलेट सेल्स कहाँ पर स्थित होती हैं? गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे सांस की नली में होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल। इस तरीके से ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती हैं, जिनको हम गोबलेट सेल्स कहते हैं। और इनका काम होता है म्यूकस का सेक्रीशन करना। ये एक प्रोटीन रिच लिक्विड होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है लब्रिकेशन और जो है नमी बनाए रखना। जैसे आपकी सांस की नली में नमी पैदा करता है, जिससे कि हवा के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं वो सब इसी से चिपक जाते हैं, इसीलिए आपकी नाक गीली रहती है। और इसका यही कारण होता है कि आपकी नाक पर जो है, नाक के सरफेस पर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होती हैं जो म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं। और ये जो सेल्स हैं, जो म्यूकस है, ये प्रोटीन रिच होता है और यही प्रोटीन रिच म्यूकस जो होता है वो आपके लिए एंटी जर्म भी होता है, यानी कि जर्म्स के खिलाफ भी काम करता है और हवा के साथ आए हुए डस्ट पार्टिकल्स से आपकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में एक तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गई, केवल दो ही सेल का एग्जाम्पल है, एक है गोबलेट सेल और दूसरी है पनिथ सेल। ठीक, ये इनकी लोकेशन, इनका काम क्या होता है, किस प्रकार का सेक्रीशन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स इन द बॉडी, बाकी जो अन्य होती हैं ये सारी की सारी कैसी होती हैं, ये सारी की सारी मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं।
तो ग्लैंड्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, अगर एक सेल से अधिक की बनी हुई ग्लैंड होती है तो ऐसी ग्लैंड को हम मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहते हैं, राइट। तो उसके बारे में भी आप नोट कर लीजिए। फिलहाल बोर्ड पर जो लिखा है जल्दी करिए, इसको मिटा दें, फिर आगे लिखेंगे। यूनिसेलुलर ग्लैंड पर जो भी बताया है इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, दैट इज मल्टी सेलुलर ग्लैंड। जो दूसरे प्रकार की ग्लैंड है वो एक से अधिक सेल से मिलकर बनी है। जो दूसरी ग्लैंड्स होती हैं वो है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। ये जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं ये एक से अधिक सेल से बनी होती हैं आपके शरीर के अंदर। तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, उन दोनों को छोड़कर, गोबलेट सेल और पन्नेट सेल को छोड़कर आपके शरीर के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सारी की सारी मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। बाकी तो ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन और भी हैं, लेकिन इतना आपको डिटेल पढ़ना नहीं है, राइट। यहीं तक पढ़ना है, ये हमने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा टिश्यू जो आपकी बॉडी में है, इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू नंबर 2 दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टिश्यू नंबर 2, एपिथेलियल टिश्यू के बाद दूसरा टिश्यू कौन सा है? दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। अब इस पर चर्चा करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ पता है आपको, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर का जो निर्माण है ये 4 डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज से हुआ है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। ये कौन कौन से हैं? इनमें से पहला टिश्यू हमने आपको बताया था, कौन सा? इट वाज एपिथेलियल टिश्यू। डिटेल इसका डिस्कशन कर लिया। एपिथेलिया की खास बात ये थी कि इनकी जो सेल्स थी वो सब एक लेयर में व्यवस्थित थी। इनकी जो सेल्स थी वो कैसी थी? एक लेयर में व्यवस्थित थी, ठीक। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर सेल्स लेयर में नहीं होती, इसलिए इस प्रकार के टिश्यू को हम डर्म नहीं कहते। यहाँ पर जो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये मीसोडर्मल ओरिजिन होती है। तो सबसे पहली बात तो यही मेंशन करेंगे कि इनकी जो ओरिजिन है, ऑल आर मीसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि सभी कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन में अगर देखें तो ये मीसोडर्मल होते हैं, अर्थात एम्ब्रायोनिक मीसोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है। किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। ऐसा जैसा कि इनका नाम है कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? द टिश्यू दैट कनेक्ट्स द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बॉडी पार्ट टू अदर। एक बॉडी पार्ट को दूसरे से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं? इट इज़ नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू। यही नाम इनका पड़ा है। क्या काम है इनका? व्हाट इज देयर फंक्शन? तो कह रहे हैं कि टू कनेक्ट द बॉडी पार्ट्स। हमारे शरीर के अंगों को एक दूसरे से जोड़ने वाले टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। जैसा जिसका नाम उसका वैसा काम। तो कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं इसको? कनेक्टिव मतलब कनेक्शन से बना हुआ है, कि ये हमारे शरीर को, अब जैसे आपके शरीर की हड्डियां होती हैं, अब आपके 2 बोन्स को कनेक्ट करने के लिए बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले टिश्यू का नाम लिगामेंट है। तो लिगामेंट किस प्रकार का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। इवन कि आपका ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। वो कैसे? क्योंकि ये शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है। वो कैसे?
अरे भाई, खून का रिश्ता स्थापित करता है, एक अंग को दूसरे से ब्लड सप्लाई करके जोड़ने का काम करता है, राइट। तो इस प्रकार से आपके शरीर के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं और इनका मुख्य काम होता है क्या करना, इनका मुख्य काम है कि किसी भी ऑर्गेन को दूसरे ऑर्गेन से कनेक्ट करते हैं, ठीक। जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये बोन है, एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है। आप इस बोन को इस बोन से कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज लिगामेंट। ये भी बोन है और ये भी बोन है। अब बोन को बोन से जोड़ने वाले टिश्यू का नाम क्या है? लिगामेंट है। ये है तो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन जोड़ किसको रहा है? एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है। इसलिए ऐसे टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। वो टिश्यू जो कि शरीर के एक अंग को किसी दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने वाला क्या कहला रहा है? इट इज नोन एज द लिगामेंट। अब बात अगर हम करें कि बोन को मसल से जोड़ने वाला, मान लो जैसे ये आपकी बोन है, दिस वन, इट इज द बोन, क्या कहेंगे इसको? ये बोन है, दिस वन द बोन। किसको कनेक्ट कर रहा है ये? इट इज कनेक्टिंग द मसल, बॉडी मसल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये मसल है। तो यहां पर ये जो टिश्यू है, दिस पॉइंट पर जो यहां पर दिखाया गया है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं टेंडन। क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज टेंडन। तो दिस इज द बोन एंड दिस वन इज द मसल, दिस वन इज द बोन एंड दिस वन इज मसल। तो मसल को बोन से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? ये होता है टेंडन। टेंडन कनेक्ट्स द बोन विद मसल्स। एक मसल को बोन से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को क्या नाम दिया जाता है? इट इज नोन एज द टेंडन। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो बोन को मसल से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को टेंडन कहते हैं और बोन को बोन से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू के हैं। बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है। ऐसे टिश्यूज जो कि एक ऑर्गन को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये किन चीज़ों से बना होता है। ये तो हमने आपको बता दिया कि इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा, लेकिन इसकी क्या खास बात है, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो आइए ज़रा ये जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की क्या खास बात है। ये मिटा देंगे बोर्ड पर जो बना है, जल्दी कर लीजिए, इसको कॉपी करिए फटाफट। इसको कॉपी कर लीजिए बोर्ड पर जो बना है। नाउ अब हमें ये समझना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट होते हैं। इनके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं ये 3 होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? इनमें से पहला कंपोनेंट सेल होता है, सेल्स। दूसरा कंपोनेंट होता है फाइबर्स और तीसरा कंपोनेंट जो होता है ये होता है मैट्रिक्स। इस तरह से किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं, ठीक। सेल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं सी, फाइबर्स के लिए टर्म यूज करते हैं एफ और इसके लिए हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार से अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन करें तो ये हम कहते हैं कि द स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स इज द कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा टिश्यू जिसमें कि ये 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं,
कौन कौन से हैं वो? उनमें सेल्स हैं, उनमें फाइबर्स हैं और उसमें मैट्रिक्स हैं। अगर ये 3 कंपोनेंट हैं तो हम उस टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानेंगे। एक एक करके बात करें। अगर आप बात करते हैं सेल्स की, जी हाँ, आप कह सकते हैं कि साहब सेल तो एपिथेलियल टिश्यू में भी था। तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि भैया टिश्यू जो होता है वो कई सेल्स का समूह होता है, एक से अधिक सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं। तो हम इससे बाइकआउट इसको कर ही नहीं सकते कि साहब सेल नहीं होती है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो किसी भी टिश्यू में अगर सेल नहीं है तो वो टिश्यू है कहाँ? क्योंकि ये बताया गया पहले है कि टिश्यू क्या होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ तो सेल्स पाई जाएंगी, लेकिन एपिथेलिया और कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं, इनमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एपिथेलिया में जो सेल्स होती हैं उनका लीनियर अरेंजमेंट होता है, वो एक लाइन में व्यवस्थित होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सधी हुई होती हैं। इनका यह लीनियर अरेंजमेंट जो होता है उसको डर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? डर्म। जैसे एक्टोडर्म, जैसे मीसोडर्म, जैसे एंडोडर्म, ये 3 प्रकार के डर्म हैं। लेकिन जब कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं तो यहाँ पर सेल्स किसी लेयर में व्यवस्थित नहीं होते, बल्कि ये जो सेल्स होती हैं ये बिखरी हुई पाई जाती हैं, इधर उधर बिखरी हुई अवस्था में उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर सेल्स कभी लेयर में नहीं होती। सेल्स यहाँ पर पाई तो जाती हैं, नॉट इन लेयर। ये क्या होती हैं? नॉट अरेंज्ड इन लेयर। जैसा कि एपिथेलिया में होता है उस तरीके से ये सेल्स लीनियर अरेंजमेंट शो नहीं करती हैं, इसलिए ये सेल्स क्या होती हैं? स्कैटर्ड होती हैं। स्कैटर्ड सेल्स, बिखरी हुई सेल्स पाई जाती हैं। व्हाट आर दी फाइबर्स? अगर हम फाइबर्स की बात करें तो ये धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फिलामेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये जो फिलामेंट्स होते हैं दीज आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कौन होते हैं? ये रॉड लाइक और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। रॉड लाइक और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो मैट्रिक्स होता है ये फाइबर्स और सेल के बीच में जो स्पेस अवेलेबल होता है, फाइबर्स और सेल्स के बीच में जो स्पेस मौजूद होता है उस स्पेस को फिल करने का काम मैट्रिक्स का होता है। ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि सेल्स और फाइबर्स के बीच में बने हुए गैप को भरने का काम करता है। तो इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे। क्या होता है ये? इट फिल्स द गैप बिटवीन द फाइबर्स एंड सेल्स, बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स और सेल्स के बीच में जो गैप होता है ये उसको फिल करने का काम करता है, इसीलिए इसको ग्राउंड सब्सटेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज द ग्राउंड सब्सटेंस। ये ग्राउंड मटेरियल होता है जो कि फाइबर्स के और सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको भरने का काम करता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में 3 प्रकार के मटेरियल्स मौजूद होते हैं। इनमें सेल होता है, इनमें फाइबर्स होते हैं, फाइबर प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और मैट्रिक्स होता है। आप कहेंगे साहब मैट्रिक्स का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो इट वेरीज इन डिफरेंट टिश्यूज़। अलग अलग प्रकार के टिश्यू में मैट्रिक्स का केमिकल कॉम्पोजिशन डिफ़र करता है, लेकिन कुछ कॉमन मटेरियल्स होते हैं, जैसे उसमें पानी मौजूद होना चाहिए, उसमें सॉल्ट मौजूद होना चाहिए, और उसमें कुछ मात्रा में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो इन सब से मिल करके, लेकिन एक उसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है, वो होता है हाइल्यूरोनिक एसिड। मैट्रिक्स में मैक्सिमम सभी प्रकार के टिश्यू के मैट्रिक्स में हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, ब्लड को छोड़कर। बात समझ गए? तो इस तरीके से मैट्रिक्स जो होता है इसमें प्रोटीन भी हो सकता है, मैट्रिक्स में हाइल्यूरोनिक एसिड हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, मिनरल आयंस हो सकते हैं, और पानी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पर कि किसी भी टिश्यू के मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है।
तो इसमें पानी हो सकता है, वाटर, इसमें मिनरल्स हो सकते हैं, इसमें सॉल्ट हो सकते हैं, और इसमें हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इस तरीके से किसी भी टिश्यू के मैट्रिक्स में पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। हालांकि अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स को अगर हम देखें, उसको एनालाइज करें, तो हम ये पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, मैट्रिक्स, इन तीनों से मिलकर बनने वाले टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। जरा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये है कहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स। बोर्ड पर जो लिखा है फटाफट मेंटेन करिए, जल्दी से कॉपी कर लें इसको। हाँ, कहाँ पे? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। हाइल्यूरोनिक एसिड, HYLURONIC, हाइल्यूरोनिक एसिड, यहां लिख दे रहे हैं ऊपर। HA, समान तौर पर इसको हम HA कहते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड, HYLURONIC। यस, जरा डायग्राम से समझिए। ये बेटा मान लो कि यहां पर ये सेल्स हैं, सपोज दैट दीज आर द सेल्स, ठीक, क्या है ये सभी सेल्स हैं। अब इनमें बीच बीच में ये फाइबर्स पाए जाते हैं, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। तो ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर हैं, फिलामेंट्स, हम इनको बोलते हैं क्या? ये होते हैं फिलामेंट्स, फाइबर्स। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फाइबर्स कहते हैं इनको, F से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होती हैं सेल्स। अब सेल्स और फाइबर्स के बीच में जो जगह उपलब्ध है, इस जगह में यहाँ पर अगर हम देखें तो इस जगह को भरने वाले स्ट्रक्चर को, ये ग्राउंड मटेरियल होता है, ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है, हम इसी को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन अभी नोट किया है आपने। इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें, देखो, हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फिगर में बेटा क्या आएगा ये? इसको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। दिस वन, द फाइबर विच इज प्रेजेंट हियर, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर फॉर्म्स द कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से सेल्स हैं, फाइबर्स हैं और मैट्रिक्स, ये इनके तीनों के कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। और ये इनका जो है दिखाया गया है कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, बना लीजिए डायग्राम इसको, फिर आगे हम क्लासिफिकेशन समझाते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है, चर्चा उस पर करेंगे। बोर्ड पर आपको हमने ये एक सामान्य, कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम यहाँ पर इस डायग्राम से आपको दिखा रहे हैं
कि ये 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं, C+M+F, C फॉर सेल, M फॉर मैट्रिक्स एंड F फॉर फिलामेंट्स और फाइबर्स। इनसे मिल करके कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर लिख लिया होगा। अब बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आपने डिफरेंट टाइप के एपिथेलिया, उनका फंक्शन और उनका लोकेशन देखा था, उसी प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू का भी हम फंक्शन पढ़ेंगे, इनका लोकेशन देखेंगे कहाँ पर होता है और इनकी बनावट देखेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, आइए और बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मिटा देंगे ये बोर्ड पर जो बना है। Connective tissues and their type. टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, इन पर चर्चा करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इनको हम क्लासीफाई करें इसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये हमारे शरीर में लगभग 30% वजन के हिसाब से होते हैं। लेकिन इनके लिए एक बात लिखी गई, स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी ने भी जारी किया है, उस पर सवाल पूछ सकते हैं आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट में। वो ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर यूनिफॉर्मली और मोस्ट अबंडेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली मोस्ट अबंडेंट, ये पॉइंट मेंशन कर लेंगे, तब टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पर चलेंगे। द मोस्ट अबंडेंट एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज इन बॉडी इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। यद्यपि मैंने आपको मसल्स का वजन बताया, वाई वेट मसल्स मैक्सिमम होती हैं 50%, परंतु इनका वाइड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे शरीर में, हर जगह ये पाए जाते हैं। जहाँ पर एपिथेलियम है कनेक्टिव टिश्यू वहाँ जरूर होगा, क्योंकि एपिथेलियम का सर्वाइवल बिना कनेक्टिव टिश्यू के संभव नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एपिथेलियम होगा वहाँ वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं दीज आर मोस्ट अबंडेंट एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़ इन आवर बॉडी। इतनी बात समझ में आ गई हो, फिर आगे चलते हैं और कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम देखें तो 3 बेसिक कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। इनमें से एक है, अब आगे से हम कनेक्टिव टिश्यू को CT लिख रहे हैं, पूरी बात नहीं लिख रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल एंड कनेक्टिव टिश्यूज वैस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये 2 तरह के होते हैं, लूज एंड डेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इररेगुलर। इन पर चर्चा हम आगे करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन में 2 प्रकार के टिश्यूज हैं, इनमें से एक है कार्टिलेज जिनके बारे में पढ़ेंगे और दूसरे होते हैं बोन्स। कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर का एग्जाम्पल है ब्लड एंड लिम्फ, ये है। तो इस तरीके से एक सिंपल क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यूज का है। देर आर 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, वन दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, अदर इज कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल एंड कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर। इस तरीके से 3 डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल एंड कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर ये फ्लूडी होते हैं,
लिक्विड फॉर्म में होते हैं और हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट हो रहे होते हैं क्लोज्ड वेसल्स में, ब्लड वेसल के अंदर और लिम्फ वेसल्स में ये सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, तो ये वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इनका इसीलिए नाम पड़ा है। बाकी जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, तो वो फिर दो तरह के होते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है इन्हीं को हम रियल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बोन्स एंड कार्टिलेज जस्ट टू सपोर्ट एंड टू मेक द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का फ्रेमवर्क बनाते हैं, हमारे शरीर को सपोर्ट करने का काम करते हैं। कौन? ये कौन है? ये कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल, राइट। और हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले टिश्यूज़ का नाम है ब्लड। ठीक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। इनको प्रॉपर या रियल कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। बोर्ड पर हमने जो भी लिखा है, चार्ट वगैरह जो बना है, इसको आप जल्दी से टेबल बना लीजिए। हम आगे बढ़ें और बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है, इसके बारे में। आइए अब बात करें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। सबसे पहले बात कर ले कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते क्या हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आल्सो नोन एज रियल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम रियल कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इनको हम वास्तविक संयोजी ऊतक कहते हैं, रियल कनेक्टिव टिश्यू, या इन्हें वास्तविक संयोजी ऊतक कहते हैं हिंदी में। रियल कनेक्टिव टिश्यू या इन्हीं को वास्तविक संयोजी ऊतक कहा जाता है। अब इनको रियल कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सभी प्रकार के तीनों कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो तीनों यहाँ पर पाए जाते हैं। सेल्स भी होती हैं, फाइबर्स भी होते हैं और मैट्रिक्स भी होते हैं। इट इज हैविंग all the structural components, all the structural components, that is cells, fibers and matrix। ये तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इस कारण से हम इन्हें वास्तविक संयोजी कहते हैं, ऊतक कहते हैं, रियल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात कर रहा था। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं इनमें से सबसे पहला कंपोनेंट जिसको सेल कहते हैं, ये सेल्स कितने प्रकार की हैं जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाती हैं। तो पहले इनकी चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे कि फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाए जाते हैं और फाइबर्स का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो चलिए और बात करें किसकी? सेल्स की। टाइप ऑफ सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सबसे पहले कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाने वाली सेल्स जो होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो दीज आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। 7 डिफरेंट टाइप्स कितनी होती हैं? 7
डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और इन 7 डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं इनके नाम हैं फिब्रोब्लास्ट, दूसरी सेल्स हैं प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेज, ये मास्ट सेल्स, एडिपोज सेल्स, मीसेनकाइम सेल्स, एंड लिम्फोसाइट्स। कुल मिलाकर ये 7 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, इनके नाम नोट कर लीजिए। फिब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स, एडिपोज सेल्स, मीसेनकाइम सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये 7 प्रकार की सेल्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाती हैं। इनके नाम बोर्ड पर हैं, मेंशन कर लीजिए इसको। फिब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स, एडिपोज सेल्स, मीसेनकाइम सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। एक एक करके इन सेल्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। नोट कर लिए। हो गया? सबसे पहले सेल के बारे में बात कर रहे हैं फिब्रोब्लास्ट। जैसा कि इनका नाम है, इसको 2 सेगमेंट में तोड़ दीजिए। फिब्रोब्लास्ट को 2 सेगमेंट में तोड़ दीजिए। कौन कौन सा? पहला सेगमेंट है इनका फिब्रो, स्टैंड फॉर फाइबर्स, और दूसरा सेगमेंट है ब्लास्ट। बस नाम क्लियर हो गया। इनको हम फिब्रोब्लास्ट क्यों कहते हैं? फिब्रो स्टैंड्स फॉर फाइबर एंड ब्लास्ट मीन्स फार्मिंग। ऐसी सेल्स फाइबर का निर्माण करती हैं। दीज सेल्स आर द फाइबर सेक्रेटिंग सेल्स। फाइबर सेक्रेटिंग सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं फाइबर्स का निर्माण करती हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। और इतना ही नहीं होता, दीज सेल्स आल्सो सेक्रीट द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का भी सेक्रीशन करती हैं, याद रखिए। ये सेल्स केवल फाइबर का ही नहीं निर्माण करती हैं। ये तो नाम इनका फिब्रोब्लास्ट है, इसलिए उस आधार पर हमने आपको बता दिया कि सेल्स दैट फॉर्म द फाइबर दैट सेक्रीट द फाइबर नोन एज फिब्रोब्लास्ट। इसके अतिरिक्त ये मैट्रिक्स का भी निर्माण करती हैं, मैट्रिक्स का सेक्रीशन करती हैं, इसलिए इनको हम मानते हैं कि मेजर फाइबर यील्डिंग एंड मैट्रिक्स सेक्रेटिंग सेल्स होती हैं। दीज आर मेजर फाइबर यील्डिंग एंड मैट्रिक्स सेक्रेटिंग सेल्स। कौन? फिब्रोब्लास्ट। लार्जेस्ट सेल होती हैं ये, लार्जेस्ट सेल्स होती हैं, मेजर मैट्रिक्स एंड फाइबर सेक्रेटिंग सेल्स।
कनेक्टिव टिश्यूज में ये सेल्स सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स और फाइबर का निर्माण करने वाली सेल्स होती हैं, ध्यान रखिए। मेजर मैट्रिक्स एंड फाइबर सेक्रेटिंग सेल्स होती हैं ये। कौन, क्या नाम है इनका? फिब्रोब्लास्ट। अब ज़रूरत के अनुसार ये फिब्रोब्लास्ट जो होती हैं वो कार्टिलेज का निर्माण करती हैं, ज़रूरत के अनुसार बोन का निर्माण करती हैं, तो फिर इनके स्पेशल नाम हो जाते हैं, यानी कि फिब्रोब्लास्ट मॉडिफाई होती हैं। और इनके मॉडिफाइड नाम क्या क्या होते हैं, इन पर हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई फिब्रोब्लास्ट, आकार में सबसे बड़ी सेल्स जो कि फाइबर और मैट्रिक्स का सेक्रेशन करने वाली सेल्स पाई जाती हैं। दूसरी जो सेल्स यहाँ पर हैं उनके नाम क्या हैं? उसका नाम है प्लाज्मा सेल। ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं इनका काम क्या है? देयर मेन फंक्शन, their main function is the synthesis of antibody, synthesis of the antibodies। ये बनती किससे हैं? formed by, ये modified cells होती हैं, modified बीटा लिम्फोसाइट्स। इसीलिए इनको हम क्लोन सेल्स कहते हैं, क्लोन सेल्स ऑफ बीटा लिम्फोसाइट्स। आगे पढ़ेंगे बीटा लिम्फोसाइट्स के बारे में क्या होती हैं। तो बीटा लिम्फोसाइट्स की ये क्लोन सेल होती है। क्लोन मतलब एग्जैक्टली उसकी मॉडिफिकेशन होती है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट वही होता है, ठीक है। इस प्रकार से प्लाज्मा सेल्स का मुख्य काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, राइट। और ये बनती किससे है? ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। कौन सी सेल्स? बीटा लिम्फोसाइट्स के मॉडिफिकेशन से ये बनती हैं, जिनको हम प्लाज्मा सेल के नाम से जानते हैं। बात समझ गए? चूँकि इनकी बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि इनका जो न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वो इस तरीके से बिखरे होते, ऐसे लगता जैसे कि बैलगाड़ी का पहिया हो। इसलिए इनको हम कार्ट व्हील सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ट व्हील सेल, बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिखने वाली सेल्स। दरअसल में ये जो बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिख रहा है ये क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स इन न्यूक्लियस। इसीलिए प्लाज्मा सेल्स को हम कार्ट व्हील सेल के नाम से भी जानते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज कार्ट व्हील सेल्स, हम इन्हें कहते हैं। प्लाज्मा सेल्स आर आल्सो नोन एज कार्ट व्हील सेल, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें इनके जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि रेडियल स्पोक बन रहा हो, किसका? मोटरसाइकिल का पहिया या बैलगाड़ी का। इसीलिए इनको कार्ट व्हील सेल कहा जाता है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ जर्म के द्वारा लाए गए एंटीजन को न्यूट्रल करने के लिए हमारे शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल्स होते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। बात समझ गए होंगे आप। इसीलिए ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और हमारे डिफेंस में इनका रोल होता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स दैट आर द मॉडिफाइड बीटा लिम्फोसाइट्स, यू कैन से दैट दीज आर द क्लोन ऑफ बीटा लिम्फोसाइट्स। समझ गए होंगे बात को, ठीक। अगली जो हमारी सेल है उस पर चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट टाइप के उनका क्लासिफिकेशन समझा दिया। इस समय हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें चर्चा कर रहे हैं किस पर? सेल्स पर, राइट। अगला अभी 2 सेल हमने आपको समझाया है, फिब्रोब्लास्ट एंड प्लाज्मा सेल्स। बाकी सेल्स पर चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे और फिर उसके बाद की कहानी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं।